हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन लेकिन अकाडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके पहले इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज चौथा क्लास है और प्रयास करेंगे कि आज 1.1 समाप्त कर दें, आपका 1.2 भी आपका आज समाप्त कर दें। आज थोड़ा बड़ा क्लास होगा, इसलिए आप धैर्य बनाकर जुड़े रहिए। और जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो बाबू आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर लिखिए एकिन अकाडमी। एकिन अकाडमी आप उसको आप लिखने के बाद प्ले स्टोर पर मेरा फोटो लगा एक लोगो मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आप मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, फिर आप उसमें क्लास सेलेक्ट कर लीजिए कि आप 9th के हैं कि 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एप्लीकेशन पर ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएगा और हर चैप्टर समाप्त होने के बाद में आपको 10-10, 15-15 प्रश्नों के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा फ्री में। तो फटाफट आप प्ले स्टोर पर जाइए, एकिन अकाडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आज ये चौथी क्लास है नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा? संख्या क्या है, संख्याएं कितने प्रकार की हैं, परमीय अपरमीय, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य भाज्य, इन सब संख्याओं के बारे में पढ़ा। फिर महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन भी सीखा, कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा। लासा यानी लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम की डेफिनेशन सीखा, लासा कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले 3 क्लासेस में हम देख चुके हैं। और कुछ शायद सवाल भी चला था। आगे हम आज पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 तक हो चुका था 1.1 का। सवाल नंबर आज हमें पढ़ना है 5। सवाल नंबर 5 पढ़ना है भाई मेरे। सवाल नंबर 5 कौन सा सवाल पढ़ना है आज? सवाल नंबर 5। 1.1 के 4 सवाल हम पढ़ा चुके हैं। सवाल नंबर 5 बहुत ही गजब का सवाल है, कुछ है नहीं लेकिन है बढ़िया समझने वाला। सवाल को अगर देखो ध्यान से आप, तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जांच करें कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो है, संख्या 6 की पावर n जो है अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 6 की पावर n लिखा है तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ऐसे। तो n का मान 1 लेंगे तो भाई मेरे 6 की पावर 1 का मान 6 हो जाएगा। ऐसे अगर 2 लेंगे तो 6 की पावर 2 का मान 36 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 216 हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा है कि ये n का मान ऐसे कोई प्राकृतिक संख्या ले जाए तो कौन से मान के लिए ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये तो कह रहा है 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, यानी n का कौन सा मान यहाँ पर हम ले कि इसका जो वैल्यू आवे उसका इकाई का अंक शून्य हो। आप समझ पाए सवाल को? यानी कहने का मतलब कि 6 की पावर n है, ठीक है। अब n का मान हम कौन सा ले लें कि कौन सी प्राकृतिक संख्या लें कि इसका जो वैल्यू आवे चाहे जितने अंक हो लेकिन उसका लास्ट का अंक जो है वो शून्य होना चाहिए। उस संख्या का लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य हो। ये चीज़ हमें बताना। तो पहले तो पता करें कि 6 की पावर n और n का मतलब अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो क्या कभी शून्य आएगा, ये चीज़ हमें पता करना है। तो शून्य आता कब है भाई मेरे? हम जानते हैं अंक में जो होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, यही अंक है हमारे पास। इन्हीं से ही संख्याएं बनती हैं, इन्हीं से ही संख्याएं बनती हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए शून्य को छोड़ दें, चूंकि शून्य से किसी भी अंक में अगर गुणा करेंगे तो शून्य बना देगा। हमें संख्या में इकाई का अंक या संख्या में अंतिम अंक शून्य बताना होता है। तो क्या 1 और 2 को गुणा करने पर कभी शून्य आएगा? नहीं आएगा। 1 3 को नहीं, 1 से ऐसे 2 3 को नहीं, 2 4 को नहीं, 2 5 को। अगर हम 2 5 को गुणा कर दें भाई तो 2 पंचे 10, यानी इसका अंतिम अंक शून्य आ गया। सही है। किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो भाई मेरे उसके लिए एक शर्त है कि वह संख्या 10 से विभाज्य हो। 10 से विभाज्य हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य लाना है तो उसके लिए पहली बात तो आप कंफर्म करिए कि वह संख्या 10 से विभाज्य हो। अगर अभी भी न समझ पाए आप तो 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, तो वह संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी।
अगर किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य है तो इसका मतलब वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, या उस संख्या के गुणनखंड में 2 या और 5 दोनों मिलेंगे। 2 और 5 10 से विभाज्य हो या उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों। तो भाई मेरे 6 की पावर कोई भी मान लेना है तो पहले देखें क्या इस 6 में, अच्छा देखो पावर में n है तो n से कोई मतलब नहीं, यहाँ चूंकि घात में बढ़ता जाएगा 1 2 3 4, तो घात में 2 या 5 का कोई लेना देना नहीं है। आधार देखते हैं, तो 6 की पावर n लिखा, तो 6 का अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 होता है पावर n, तो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं है, तो यानी 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें n का कोई भी मान लेंगे, n का कोई भी प्राकृतिक संख्या का मान लेंगे तो 6 की पावर n का अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। बात समझे हमारी? इसी बातों को चलो ये थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ हल में लिखते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, किसी संख्या का अंक किस पर समाप्त हो? शून्य पर समाप्त हो, यानी उसका अंतिम अंक शून्य हो, यानी उस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, समाप्त हो, तब वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी, तब वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी, विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात वह संख्या, हाँ वो संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, पूर्णतः विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या, ये भी इस तरीके लिख दो, अर्थात वह संख्या, अर्थात वह संख्या अर्थात वह संख्या 2 तथा 5 दोनों से विभाज्य होगी, 2 तथा 5 दोनों से, दोनों से पूर्णतया विभाज्य होगी। ये इतना लिखवा दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए इतना समझ लेते हैं, फिर 1 2 लाइन बचा उसको आगे लिखते हैं। किसी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त हो, कोई संख्या उसका अंक शून्य पर समाप्त हो, तब वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या 2 तथा 5 दोनों से भी पूर्णतया विभाज्य होगी। ये बात कन्फर्म हुआ। अब देखो 6 की पावर n लिखा है, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 होता है, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, पावर n लिख देते हैं, लिखेंगे क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा कि 2 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो 2 से तो गुणनखंड में 2 है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है, लेकिन 5 नहीं है गुणनखंड में, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। पांच से विभाज्य नहीं है, अतः 6 की पावर n, अतः 6 की पावर n का हम अलग लिखेंगे, किसी
प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखवा तो ज़्यादा दिए हैं, शार्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन ये पूरा डिटेल लिखवा दिए। क्या काम ने भाई? किसी संख्या का, यहाँ लिखाना चाहते लिख देते हैं चूंकि, क्योंकि किसी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या 2 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 6 की पावर n का जब गुणनखंड किया गया तो 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 3 आया। क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ अगर चाहें तो थोड़ा और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं है। भाई कुछ समझ पाए? हाँ हाँ, सो मत देखो ध्यान से, इसमें लिखना था, बाकी हमने छोटा मोटा समझा ही दिया। फिर से देख लेते हैं। कोई संख्या बाबू, उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक शून्य तब होगा जब वह संख्या पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो, या फिर वह संख्या 2 से विभाज्य हो या 5 से विभाज्य हो, या उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आवे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब पक्का 100% है कि उस संख्या का अंतिम अंक शून्य होगा। जैसे हमने लिख दिया 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5 लिख दिया। अब इसका बना संख्या 15, तो इसका शून्य कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे यहाँ हम 2 कर देंगे तो 5 ते 15 दूना 30, इसका देखो शून्य पर समाप्त हो गया। तो शून्य बनने के लिए जरूरी है कि उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के समूह बने, पहला। दूसरा, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो, या तीसरा, वह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो। अब आपके समझ में जो बात आसानी से आ जाए, ठीक है। ये चीजें हमने यहाँ लिख दिया है। कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ये सवाल नंबर बाबू आपका था 5, फटाफट इसे नोट करो। देखिए, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। अगला सवाल भाई मेरे दिया है सवाल नंबर 6। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11, ये गुणा लिखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या है क्या। हमने शायद क्लास जो दूसरा लेक्चर उसमें बता रखा है, भाज्य भाज्य को अच्छे से डिटेल किया है। भाज्य संख्या का मतलब बता दिए, क्या बताए कि वह संख्या, क्या कहा हमने भाई, वह संख्या जो एक से तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ये बात हजम ना हो पा रही हो तो अब इस तरीके से भी समझ लीजिए। अगर किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हो, अगर किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 है तो भाई मेरे 6 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसके देखो 4 गुणनखंड हो गए। तो जब भी किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या कोई संख्या 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और अन्य से भी विभाजित हो जाए, अन्य से, तो भी उसे भाज्य कहते हैं। तो दो डेफिनेशन देखो, 1 से कटा, स्वयं से कटा, अन्य से भी कट रहा है 6, तो उसका मतलब 6 भाज्य संख्या है। इसी बात
का फायदा उठाकर हम इस सवाल को हल करेंगे या इसकी व्याख्या करेंगे। तो पहला इसमें कह रहा है, सबसे पहले लिखते हैं हल। तो बाबू ये सवाल कह रहा था कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस 13 ये भाज्य है। इस बात को हमें बताना है कि आखिर ये भाज्य क्यों है। सखाए लिखा है, संखाए लिखा है, ये थोड़ा गलत लिखा है, तो आप सही कर लीजिएगा। ये होना चाहिए संख्याएं, ठीक है। चलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1 ये भाज्य है। क्यों भाज्य, इस बात को हमें बताना। तो भाज्य का मतलब जब किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जब किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 गुणे 11 प्लस गुणे 13 प्लस 13 लिखा है, एक नहीं 13 लिखा है। देखो तो देखो सबसे पहले इसमें कुछ उभयनिष्ठ है, ये पूरा एक पद है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 ये दूसरा पद है। तो दोनों में भाई मेरे देखो 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 को उभयनिष्ठ है तो कॉमन कर लेते हैं। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 गुणे 11 बचा प्लस 13 कट ही गया, प्लस 13 से 13 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 13 उभयनिष्ठ था तो इसको हमने बाहर कर लिया, तो 7 गुणे 11 बचा प्लस 1 बचा। अब ध्यान से देखो तो 13 है ही, 7 और 11 होता है 11 और 7 77 और प्लस 1 तो 77 1 78। तो 13 गुणे 77 1 78 और गुणा में 1 तो सभी के मान ही सकते हैं। अभी हम चाहें तो 78 का भी गुणनखंड कर दें, लेकिन जब हमारा इतने से काम बन रहा है तो 78 का गुणनखंड करने की जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाज्य संख्या के लिए अभी हमने क्या कहा, जब किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। तो देखो इसके देखा जाए तो 2 से अधिक भिन्न, एक गुणनखंड तो 1 होता ही है, दूसरा गुणनखंड 78 हो गया, तीसरा 13 हो गया, तो 2 से अधिक गुणनखंड तो बन ही गया इसका। यानी इस संख्या को 2 से अधिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तो लिखे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। या और अगर डिटेल समझना चाहो तो 13 है ही, 78 को लिख सकते हैं 13 दूना 26 13 78 और लास्ट का गुणा 1 तो है ही। अब देखो इस संख्या के गुणनखंड अगर देखा जाए तो 13 13 2 बार लिखा है, तो 1 2 3 4 बार तो गुणनखंड हो ही गए। तो ये लिखो चाहे ये हटा दो से, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि जब किसी संख्या के दो से अधिक, पूरी डेफिनेशन लिख देना है, 2 से अधिक भिन्न भिन्न भी एक और लिखना है ना, तो ये हटाते हैं यहाँ से, 2 से अधिक भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं, तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बस फटाफट नोट करो इसे। को समझ पाए, जब किसी संख्या के 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्योंकि इस संख्या के, या लिखना चाहो तो लिख दो एक लाइन, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ये बात को आप चाहो तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं,
मैनेज मतलब इसको हम यहाँ किसका देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि दी गई संख्या के दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हैं। तो थोड़ा ऊपर कर देते सब पूरा का पूरा। ठीक, तो ये वाला तो खसका है इधर। चलिए, ये संख्या दिया गया था, इसको बताना था ये भाज्य है, इसको एक्सप्लेन करना है कि भाज्य क्यों हम। तो यहाँ लिखा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, दोनों में 13 उभयनिष्ठ था, तो बचा 7 गुणे 11 प्लस 1 बचा। तो ये 11 7 77 बाड मास का नियम लगा। बाड मास में पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाने का। तो पहले गुणा हुआ 11 7 77 प्लस 1, तो 77 1 78 गुणे 1 तो मान ही सकते हैं। तो देखो इसके 3 गुणनखंड बन गए। और ये डेफिनेशन जानते हैं, जब किसी संख्या के दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्योंकि दी गई संख्या के दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। बस यही व्याख्या करना था आपको। क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत है? चलिए, इसका दूसरा वाला पार्ट जो दिया है, दूसरा वाला, उसको भी चलिए निपटा देते हैं, उसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो दूसरा कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 लिखा है। तो इसमें भी गौर से अगर देखो तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये पहला पद ये दूसरा, तो दोनों में 5 उभयनिष्ठ है। तो 5 कॉमन कर लेते हैं, तो बचा आपके पास क्या बचा भाई मेरे, 7 बचा गुणे 6 बचा गुणे 4 बचा गुणे 3 बचा गुणे 2 बचा, और 1 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ प्लस 1 लास्ट का बच जाएगा, क्योंकि ये 2 1 कम 2 कर लियो, 5 कॉमन कर ही लेते हैं। अब देखो इसको अगर लिखना चाहे तो अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो गुणा कर ले इसे। गुणा कर 3 2 3 6 चौके 24 पंचे 120 24 छक्का 144 24 छक्का 144 गुणे 7 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 एकम 7 3 10 1008 आया, और प्लस 1, ये टोटल अगर देखा जाए तो 5 गुणे 1009 गुणे 1 तो मान ही सकते हैं सभी का। ठीक है, तो यहां भी देखो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड, एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 1009 है, और एक एक है। अभी चाहे तो कोई दिक्कत बताओ फिर, ये पूरी बात आपको फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात आपको यहाँ एडजस्ट कर देना फिर। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात यहीं पर आपको एडजस्ट कर देना है। जब किसी संख्या के दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है। ये वाला भी यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर दे, कुछ तो भाई फायदा उठाना ही उठाना है। फायदा उठाने के चक्कर में ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है।
दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। क्या कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। दो सवाल था, दोनों हमने करवा दिया, दोनों में सेम लैंग्वेज वही था तो इसलिए कॉपी पेस्ट करते। क्या था सवाल, फिर से एक बार समझो। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इस बात की व्याख्या करनी थी। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो दोनों में 13 अविनिष्ट था, इसको बाहर कर लिए, कॉमन कर लिए, तो बचा 7 गुणे 11 प्लस 1, 11 से 77 प्लस 1, तो ये बना 78 गुणे 1 मान ही सकते हैं। तो ये बात हमने लिखा, जब किसी संख्या के दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए दी गई संख्या के दो, चूंकि दी गई संख्या के दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या। कुछ नहीं था, ये बच्चों का प्राइमरी वाला सवाल था। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ आप हमें कमेंट कर कर। फटाफट नोट करो इसे, अगले सवाल की तरफ बढ़े। फिर अगला सवाल भी थोड़ा सा बढ़िया से है। अगला सवाल कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ए, तो कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू करे और दौड़ते 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 यहाँ पहुंचे तो कहा जाता है एक चक्कर पूरा हुआ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, कोई सोनिया है, ठीक है, ये इस मैदान का चक्कर लगाती है। ये इस मैदान का क्या करती है, चक्कर लगाती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक और कोई है रवि, रवि जब इस मैदान का चक्कर लगाते हैं तो उन्हें लगते हैं कितने मिनट भाई मेरे? रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो इसका मतलब सोनिया धीमी गति से दौड़ती है और रवि तेज गति से दौड़ता है। ठीक है, चलो। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, तो यही मान लीजिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, और एक ही समय मान लीजिए 10 बजे प्रारंभ किए सुबह चलने। ठीक है, दोनों इसी दिशा में चलना शुरू किए, दोनों साथ में प्रारंभ किए करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बाबू ये कक्षा 5 की किताब में आपको सवाल मिल जाएगा। इस तरीके से कोई भी सवाल हो तो आप जो भी टाइम दिया हो तो उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। बस क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए हल। ठीक है, लैंग्वेज में लिखना चाहो तो पूरा लैंग्वेज लिखो कि वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं बराबर 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख दो इस बात को। क्या लिख दे? सोनिया को सोनिया को वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। लगते हैं तथा और कौन है? रवि। तथा रवि को उसी वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर
लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितना लगता है भाई मेरे? 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं। इसलिए 18, 12 का लासा, तो 18 और 12 का लासा चलिए निकाल लेते हैं। 18 और 12 का अगर लासा निकाले हम तो 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 2 अपना इसे आ जाएगा, 2 1 2। ये सारी चीज़ें हम सिखा चुके हैं। तो लासा इसका आया 2 × 3 × 3 × 2, तो 2 3 6, 6 3 × 18 36। अतः सोनिया तथा रवि जब एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे, दिशा में चलेंगे, तब वह दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे भाई? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये आपका कंप्लीट सवाल हुआ। सोनिया को वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को उसी वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। 18 12 का लासा है 36। अतः सोनिया तथा रवि जब एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे तो वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट के बाद मिलेंगे। सवाल खत्म, एक्सरसाइज खत्म। क्या कोई दिक्कत? ये सब बच्चों वाले प्राइमरी के सवाल थे। हमें उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आज आपके हो गए समाप्त। चैप्टर नंबर 1.2, तो इसको प्रयास करते हैं कल से प्रारंभ कर दें। संडे है कल भी क्लास प्रारंभ रहेगी आपकी। सातों दिन आपकी क्लास प्रारंभ। जिस दिन ये चैप्टर समाप्त होगा एप्लीकेशन में फटाफट इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका एक मॉक टेस्ट होगा। फटाफट आप बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर यूट्यूब पर ही है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। सभी को भाई शुभ रात्रि।